दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल अकेडमी फॉर यूजीसी नेट। आज हम पढ़ने वाले हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर्स। मैंने लर्निंग के बारे में बता दिया था कि बेसिक्स ऑफ लर्निंग क्या होती है, फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ लर्निंग बता दिया और करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग उसके बारे में बात कर चुके लास्ट क्लास में। अगर वो क्लास से आपने नहीं देखी है तो जाके आप वो क्लास आप जाके देख सकते हैं। अभी हम पढ़ने वाले करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। मेरा नाम कमल है और मैं यूजीसी नेट के लिए पढ़ाता हूँ। अगर आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक की लर्नर्स ऑफ करेक्टरिस्टिक क्या है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ लर्नर में कि दो प्रकार के लर्नर होते हैं। एक तो होता है आपका अडोलोसेंट, एक होता है अडल्ट लर्नर। अडोलोसेंट लर्नर मीन्स बताया कि मैंने जो छोटा बच्चा जो किशोरावस्था में होता है, अडोलेंस बोलते हैं जिसे। और एक होता है अडल्ट लर्नर जो वैसे होता है जो 18 साल के बाद का जो बच्चा है, 18 से 24 के बीच का जो लर्नर सीखने वाला, उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडल्ट लर्नर यानी कि एक वैसे लर्नर जो 18 से 24 साल के बीच का एक सीखने वाला जो लर्नर होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी में स्वायत्तता, हिंदी में जिसे बोलते हैं स्वायत्तता, यानी कि कितनी उसको फ्रीडम मिलती है, कितना वो अपना जो डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकता है ना, एक अडल्ट लर्नर। उसके बारे में बात करते हैं। ये अपना जो अडल्ट लर्नर वो तो सेल्फ डायरेक्टेड होता है, यानी सेल्फ डायरेक्शन में काम करता है। अडल्ट फील नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसे जब उसे अनुभव होता है तो वो एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है और अपने जितने भी डिसीजन है वो खुद लेता है और वो उस पर कोशिश करता है कि वो उस चीज़ को सीख पाए। लेकिन देखिए जो यहाँ मैंने जैसे लिखा है कि सीखने के लिए जितने भी डिसीजंस होते हैं वो खुद लेता है और इसमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैं फील करता है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। ओके, देन गोल ओरिएंटेड, यानी कि जो अडल्ट लर्नर होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है। वो जो भी सीखता है, जो भी करता है, यानी कि जो सीख रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे लक्ष्य होते हैं, कुछ ना कुछ उसके एम होते हैं उसके पीछे। ओके, मैनी अडल्ट हैव स्पेसिफिक गोल, यानी कि कोई भी अगर अडल्ट लर्नर सीख रहा है कुछ तो उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक गोल है ना। वह वही सीखेगा जो उसके गोल को अचीव करने में उसकी हेल्प करेगा। यानी कि मान लो अगर आपका गोल है कि भाई मुझे एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो इसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा यूजीसी नेट का। तो यूजीसी नेट के एग्जाम पास करने के लिए आपको यूजीसी नेट में टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आप अगर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, अगर मैं उल्टा करके बताऊं आपको, तो उसके पीछे गोल क्या है आपका, ये कि आप क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या आप पीएचडी करना चाहते हो, जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं ना। आपका लक्ष्य क्या है, आपका एग्जाम क्वालिफाई करना। ओके, देन मैंने यहाँ लिखा कि कुछ विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, कुछ प्रमुख लक्ष्य होते हैं, कुछ स्पेसिफिक आपके गोल है जिसको आप मानकर आप वो स्टडी करते हैं, वो चीजें आप सीखने की कोशिश करते हैं। थर्ड थर्ड नंबर पे है प्रैक्टिकल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी कि वही है कि भाई ये जनरली रिजल्ट के लिए ही काम करते हैं कि भाई जो उसके पीछे के अगर कोई है तो वो देखते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा, अगर मैं जो सीख रहा हूँ उसके पीछे रिजल्ट क्या निकलने वाला है। और एक प्रैक्टिकल होते हैं, ये ज़्यादा ख्यालों पुलाव की बात नहीं करते हैं, ये ज़्यादा फिलोसफी वाली बात नहीं करते हैं। जो अडल्ट लर्नर होते हैं वो अडल्ट लर्नर हैव यूजुअली प्रैक्टिकल एंड प्रेफर प्रैक्टिकल नॉलेज, एंड जो भी चीज़ें होती है ज़्यादा प्रैक्टिकली व्यवहारिक चीज़ें करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं भाई कि आप किसी चीज़ के बारे में कि और किसी चीज़ के बारे में करना स्टार्ट कर दो, कि चांद के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दो, बहुत से मतलब एकदम फिलोसफिकली बातें करना स्टार्ट कर दो, तो वो आपका एम नहीं है। आपका एम है कि मुझे जो मेरे लक्ष्य को जो सही मुझे जो लक्ष्य को अचीव करने में, जो मेरे जो एम है उसको अचीव करने में जो हेल्प मिलेगी मैं वही करूंगा। और ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें करते हैं कि भाई हाँ इससे करने से ऐसा हो सकता है, तो वो प्रैक्टिकली काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रैक्टिकल होना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो ऐसा काम करते जिससे कि उनको एक उनका जो रिजल्ट वो बेटर रिजल्ट उनको मिल सके। देन कॉम्पिटेंसी एंड मास्टरी, यानी कि जो अडल्ट लर्नर होते हैं वो जो भी काम करेंगे उसमें एक मास्टरी हासिल करना चाहेंगे, जो भी काम करेंगे उसमें कॉम्पिटेंसी चाहेंगे कि भाई मुझे जो मैंने जो सीख रहा हूँ मुझे वो पूरी तरह आ जाए, मैं उस पर मास्टरी कर लूँ, चाहे वो आपको किसी भी सब्जेक्ट में हो।
देखो मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, अपना एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि मैंने जब मैं पढ़ रहा था, जैसे आयुष नेट पढ़ रहा था, तो मैंने अपने आप को इतना अपने आप से कहा कि मुझे इतना पढ़ना है या इतना अपने आप को महारत हासिल करनी है कि मैं बच्चों को पढ़ा भी सकूँ आगे, तो दूसरे लोगों को भी जाके पढ़ा सकूँ। तो कॉम्पिटेंस मास्टरी भी होनी चाहिए। अडल्ट लर्नर का एक जो माइंड सेट होता है वो चाहता है कि हर काम में जो सीख रहा हूँ उसमें मास्टरी चाहिए मुझे। देन देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ऑलवेज वांट टू मास्टर, यानी कि जो भी वो सीख रहा है उसको उसमें वो मास्टरी हासिल करना चाहता है। देन देखना, वेल्थ ऑफ नॉलेज, जैसे जब आप छोटे बच्चे तो उससे इतना नॉलेज नहीं होता, ना इतना एक्सपीरियंस होता है, बट जब धीरे धीरे आप जब 12th क्लास तक पढ़ते हो, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो आपके पास ढेर सारा नॉलेज आ जाता है। कैसे बिहेव करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, जन बहुत सारी चीज़ें, जैसे पढ़ाना कैसे, पढ़ना कैसे है, कोई भी चीज़ें कैसे करनी है, तो वो सारा से बहुत सारा नॉलेज आ जाता है आपके पास। अडल्ट लर्नर्स गेट लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम चाइल्डहुड, यानी कि बचपन से उनको काफ़ी एक्सपीरियंस मिल जाता है, और यही एक्सपीरियंस उसको आगे सीखने में हेल्प भी करता है। यानी कि जो चीज़ें उन्होंने सीख ली है बचपन से, मान लो आप 12th पास किए हो, तो 12th तक आपने जो चीज़ें सीख ली है उसी के बेस पर वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको आगे सीखने में भी हेल्प करता है। देन पर्पजफुल, मैंने जैसे कि बताया, जो लर्नर्स अडल्ट लर्नर होता है वो अगर कुछ सीख रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उसके पर्पज है, कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य है। कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, अगर मैं अगर मैं सीख, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में सीख रहे हैं, तो उसके पीछे आपकी एक लक्ष्य है, आपको एक पर्पज है कि मुझे क्यों सीखना है, किस लिए सीखना है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, द अडल्ट लर्नर ऑलवेज नो, हमेशा जानता है कि वाई ही लर्निंग, वो क्यों सीख रहा है, व्हाट इज द नीड फॉर दिस, यानी कि वो सीख रहा है किस लिए, किसकी जरूरत है भाई, आपको जरूरत क्या है सीखने की, व्हाट इज द गोल, यानी कि उसका गोल, व्हाट इज हिज गोल, यानी उसका गोल क्या है। यही चीजें मैंने उसको हिंदी में लिखी है, तो आप उस चीज को सीख सकते हैं। यानी कि वही चीजें कि उसको वो ये जानता है, उसे पहले से पता है कि वो क्यों सीख रहा है, यानी कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों सीख रहे हैं, या आपकी इसकी जरूरत ही क्यों है, और आपका गोल क्या है, यानी कि आपकी गोल को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप जो सीख रहे हैं क्या वो आपकी गोल को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, जैसे ये तो मेन पॉइंट है आपका कि भाई आप जब लर्निंग कर रहे होते हैं तो एक किसके थ्रू लर्निंग करते हैं, आपको कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, उसके बाद अपने बिहेवियर में चेंज करते हैं, दैट मीन्स कि आपने लर्निंग की है। मैनी अडल्ट लर्नर हैव प्रेफर लर्निंग बाय डूइंग, यानी कुछ लर्नर्स अडल्ट लर्नर होते हैं जो करके सीखते हैं, यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बेस पर भी आपको सीखने को मिलता है, और जब आप कुछ करते हो तो उसके बाद आपको कुछ एक्सपीरियंस होता है, देन वो चीजें आप सीखते हो। देन अदर देन लिसनिंग टू लेक्चर, यानी कि लेक्चर सुनने से अच्छा उनको ये लगता है कि हम कुछ चीजें करके सीखे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर ये बताऊं मैं कि भाई आप टीचिंग का एक लेक्चर दूंगा आपको, और आप खुद जाके टीचिंग करोगे, तो आपको वो ज्यादा चीज एक्सपीरियंस होकर आप ज्यादा सीख पाओगे। शायद जो बेसिक चीजें तो आपको नहीं समझ में आएगी, बट आप जब खुद जाके टीचिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे टीचिंग कैसे करनी है। आप फील्ड में जाओ तो आपको एक फील्ड एक्सपीरियंस भी मिलेगा। एट पॉइंट इमोशनल बैरियर, देखिए जिस उम्र में या 24 से 18 साल की उम्र में, जब सॉरी 18 से 24 साल के बीच में जो उम्र होती है उसमें बहुत सारे इमोशनल बैरियर आते हैं, बहुत सारे भावात्मक बाधाएं हैं किसी भी तरीके से। जैसे कह सकते हैं कि भाई भावनाएं अडल्ट सीखने में बाधा डालती है, क्योंकि उसमें चाहे वो जब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, करियर हो, फीलिंग ऐसी होती है, लोगों पे गुस्सा आता है कि मतलब ऐसा लगता है, एंग्जाइटी भी होती है जब आपके अकॉर्डिंग कुछ ना हो रहा हो, तो आपके अपोजिट में बहुत सारी चीजें हो रही हो, बार बार आप फेल हो रहे हो, या फिर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको फील होती है कि यार ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो एंग्जाइटी भी होती है, टेंशन होती है, फीलिंग ऐसा, करियर की टेंशन, बहुत सारी टेंशन रहती है, तो इमोशनली भी आपको वीक हो जाते हो एक टाइम पर। कि इस टाइम 18 से जो 24 के बीच में जो एक एज पीरियड है, इसमें आपको सबसे ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। जब चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, कोई भी इंसान हो, कुछ को किसी को कम किसी को ज्यादा, एक इमोशनल सपोर्ट जब मिलता है तो वो सोचता है कि यही मेरे लिए दुनिया, यही सब कुछ है ना। वो ये नहीं समझता कि दुनिया या जो मेरे फैमिली है या मेरे फ्रेंड्स है या मेरे जो टीचर्स है वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि जो मेरे लिए ज्यादा इमोशनल सपोर्ट का काम कर रहा है उस वो ही मेरे लिए सब कुछ है ना। ओके। देन आउटसाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मैंने जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई कि आप जब अडल्ट लर्नर हो जाते तो आपको जब 18-20 साल की उम्र में जब आपको ये समझ में आता था कि आपको करियर सेटल करना है, देन उसके बाद आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी, चाहे वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जब आप मैरिड हो जाओ तो उसके बाद तो आपको वो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ेगी, तो बहुत सारी बाहरी जो जिम्मेदारी है वो भी आपको निभानी पड़ती है। कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, उसके साथ साथ में आपको क्योंकि इतना
फोकस नहीं कर पाओगे सीखने पे, क्योंकि आपको और भी जिम्मेदारी है आपको करने के लिए, है ना। मोस्ट अडल्ट्स हैव लर्नड हाउ मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है भाई। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अगर शादी हो तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है आपकी। ओके। अधिकांश वैसे शिक्षार्थी के पास कई सारी जिम्मेदारियां होती है अलग से, तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए तो जो अडल्ट लर्नर है उनको सीखने में काफी प्रॉब्लम्स फेस करने को देन पोटेंशियल फिजिकल लिमिटेशंस, यानी कि जब आप थोड़ा थोड़ा जब आप बड़े होते हो तो आपको कुछ आपका जो आई का जो होता है वो भी थोड़ा सा वीक हो जाता है, आपका सीखने का जो फोकस है वो भी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। देन जब आप एडोलेसेंट होते हो, 12 से लेके जब आप 17 18 19 साल के होते हो, तो आप पे एक मजेदार फोकस होता है, आप अच्छे से काम कर पाते हो, है ना। सीखने की जो कैपेसिटी वो अच्छी होती है ना। अडल्ट लर्नर एक्वायर मेनी साइकोलॉजिकल स्किल्स स्लोली यंगर स्टूडेंट, यानी कि जो वो धीरे सीखते हैं जो चीजें, जो उनका माइंड है फोकस है वो थोड़ा धीरे रहता है देन जो यंगर स्टूडेंट जो एडोलेसेंट जो लर्नर होते हैं। देन बिग पिक्चर, यानी कि जब भी आप जो अडल्ट लर्नर है वो जब भी कोई काम करता है तो उसके पीछे पूरा वो एक प्लान बनाता है, एक पूरी बिग पिक्चर करता है। बिग पिक्चर दैट मीन्स कि भाई जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, जैसे कि आपने अगर नेटिव प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो उसके पीछे आप पूरा प्लान बनाओगे कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है, कि पूरी जो प्रोसेस में क्या क्या करना है, उसके बाद अगर रिजल्ट एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम देना है, एग्जाम के बाद मेरा रिजल्ट कैसा रहेगा, रिजल्ट अच्छा रहा तो मुझे क्या करना है, रिजल्ट अगर नेगेटिव रहा तो मुझे क्या करना है, पूरा एक होल चीजें देखते हो। दूसरा पॉइंट एग्जाम्पल ये, अगर आप किसी चीज के बारे में सीख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर मतलब आपको जैसे कि आईसीटी के बारे में सीखना है तो आईसीटी के बारे में आप पूरी चीजें सीख पाओगे, सीखने की कोशिश करोगे कि आईसीटी क्या होता है, आईसीटी के बारे में क्या क्या उसके एलिमेंट्स है, क्या क्या उसमें आता है, सारी चीजें जो भी उसके एस्पेक्ट है, क्या इसके प्रॉन्स है, क्या इसके प्रोज है, सारी चीजें आप सीखने की कोशिश करोगे, डीमेरिट मेरिट क्या है, तो वो सारी बिग पिक्चर आपको समझ में आती है। जैसे कि अडल्ट लर्नर टेक फुल नॉलेज टू वट एवर दे वांट टू लर्न, यानी कि जो चीजें वो सीखना चाहता है उसका फुल नॉलेज वो चाहता है कि भाई मैं जो भी सीख रहा हूँ मुझे उसका फुल नॉलेज चाहिए, वो चाहे आप कुछ भी कर रहे हो वही, तभी तो आपको मास्टरी हासिल कर पाओगे ना उस जो भी आप सीख रहे हो उसमें। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ, यानी कि अब जिसमें स्वयं के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं चाहे मैं काफी बार फेल भी हुआ हूँ पास भी हूँ, तो जब हम फेल होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता आपकी, और उस समय हम खुद क्या करते हैं, हम भी इतने जनरली गवारा हो जाते हैं कि हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेना चाहते। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो जो एक्सक्यूज भी दे देते हैं, जो कोई कारण बता देते हैं कि यार मैं फेल हो गया, दैट इज द रीजन, यानी कि मैं इस वजह से फेल हो गया, मुझे अच्छे संसाधन नहीं मिले, या मुझे माहौल नहीं बन मिला, या एंटी की प्रॉब्लम, जो हम क्या करते हैं लोगों को जिम्मेदार ठहराना स्टार्ट कर देते हैं। बट क्या होता है कि जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेना स्टार्ट कर देते हैं तो इसका मतलब आप उस चीज से ऊपर उठ चुके हैं। मैं भी अब जब पहली बार फेल हुआ तो मैंने यही कहा अपने आप से कि भाई जो भी हुआ ठीक है, अच्छा हुआ बुरा हुआ वो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अच्छा किया तो मैंने किया, अगर मैंने बुरा किया है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं फेल हो गया तो उसके पीछे रीजन कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर कोई मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो वो रीजन मैं हूँ, मेरी वजह से कोई अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो उसका रीजन सिर्फ मैं हूँ। अगर नेगेटिव थॉट आए या मैंने कुछ गलत किया या मैंने काम ही नहीं किया, मैंने स्टडी नहीं की, मैंने हार्डवर्क नहीं किया, तो उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ मैं हूँ। तो आप अडल्ट लर्नर जब होता है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है, चाहे वो फेल हो या पास हो। अब पास होते हो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार, और खुद भी आप दो लोगों को बोलते हैं कि यार इस वजह से मैंने, इसकी वजह से मैंने काफ़ी अच्छा किया, या मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली ने मेरा काफ़ी हेल्प की, मेरे काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया मेरे साथ। बट अब जब फेल होते हो तो आप किसी को आप जिम्मेदार नहीं बता सकते कि इसकी वजह से मैं फेल हो गया। ओके। जैसे कि बड़े बच्चे खुद को जिम्मेदार समझते हैं चाहे वो जीते या हारे। ये जो थे जितने भी करेक्टरिस्टिक ये थे अडल्ट लर्नर, यानी कि जो बच्चा है आपका 18 साल से लेकर 24 साल के बीच का लर्नर, जो सीखता है, जो अच्छा समझदार और मेच्योर हो गया है, उसको समझ में आएगा कि कैसे सीखना है, क्या सीखना है, चाहे वो मास्टरी करनी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बड़ी चीजें सीखना हो, चाहे फिजिकल चीज लिमिटेशंस हो। अब बात करते हैं एडोलेसेंट लर्नर्स की, है ना। एडोलेसेंट लर्नर्स में क्या होता है, एडोलेसेंट लर्नर जो आपके किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं, है ना, जो 12 साल 10 साल की उम्र से लेकर आपका 18 19 साल के बीच के जो बच्चे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला, a period of rapid physically biological change and psychological repercussion too, यानी कि जनरली क्या होता है यहाँ पे इस जो एक पीरियड है, इस पीरियड में जो आपके फिजिकल चेंजमेंट भी होते हैं, आपके बायोलॉजिकल चेंजमेंट भी होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते हैं, आपके साइकोलॉजिकल जो माइंड है, आपका जो सोचने का तरीका वो भी
चेंज होता है। ऑल दीज आर फिजिकली बायोलॉजिकल चेंज adolescent टेक मेक हर हिज और हर अडेप्टेशन चेंज टू सिचुएशन टू वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जब आप इस चीज को चेंज होता है आपकी लाइफ में आपके तो आप उस चेंज को अडेप्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आती, क्योंकि सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है। तो जब आप सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है तो आपको वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, उसको अडॉप्ट करना, उसको मानना बड़ा ही अजीब लगता है, क्योंकि उसमें आपके साइकोलॉजिकल आपके फिजिकल चेंजमेंट भी होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही पेनफुल होती है साइकोलॉजिकली कि भाई हम क्या कर रहे हैं, ना थोड़ा सा अजीब लगता है। ओके, देन सेकंड, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, यानी कि जब आप जो अपोजिट जेंडर है उसके बीच आपको एक फीलिंग, अट्रैक्शन फीलिंग होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के बीच में से एक बिग चेंज गर्ल्स एंड बॉयज एंड मेक फील स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स अदर, यानी कि आप जब अडोलेसेंट होते हैं तो उस समय जब 15-16 साल की उम्र में आपको एक फीलिंग आती है आपके अंदर, एक अलग अलग से कि अपोजिट सेक्स की जो अपोजिट सेक्स है उसके प्रति अट्रैक्शन होता है आपको कि हाँ भाई, चाहे वो गर्ल्स में मेल दोनों के पर होता है। ओके, थर्ड वन, कोग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि बौद्धिक ज्ञान, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बढ़ती है इस समय। आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी कैसी रहती है, मूविंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि इस समय जो आपके चीजें, चाहे वो आपको जो जनरली क्या होता है यहाँ पर फिजिकल चीजों पर ज्यादा फोकस करता है, बट जब धीरे धीरे जब वो समझदार होता है तो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को भी समझने की कोशिश करता है, जो कंसेप्ट है उसके बारे में समझने की कोशिश करता है कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल देख, अगर मैं ये बोल दूं कि जो बच्चे, छोटे बच्चे ये नहीं समझेंगे कि यार ईश्वर क्या है, बट जब धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ ईश्वर क्या है, अच्छा उसको समझने की भी कोशिश करते हैं। कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड इन हायर ऑर्डर ह्यूमन, यानी कि जो चीजें हैं उसको समझने को, जो हाई ऑर्डर का जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसको चीजों को भी समझने की कोशिश करेंगे, और एक गहन जिज्ञासा, एक मतलब क्यूरियोसिटी आती है आपके अंदर कि हाँ मुझे ये चीजें सीखनी है, और आपका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वो भी होगा, आपकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी वो भी बढ़ेगी। फोर्थ वन, इमोशनल कंडीशंस, है ना, आपको इमोशंस किस तरह के होते हैं। एन एडोलेसेंट बॉय एंड गर्ल टेक एनी रश एंड रेकलेस स्टेप्स एंड एंगर, फ्रस्ट्रेशन, यानी कि इस समय आपको एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि वही चीज है कि आप इतनी मेच्योर नहीं हो कि चीजों को, जो कंडीशन उसको एक्सेप्ट कर पाओ, है ना, जितने मेच्योर नहीं हो, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं कि जो कंडीशन है वो आपके अकॉर्डिंग रहे, कुछ कंडीशन आपके अपोजिट भी होती है, तो उस समय आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, टेंशन होती है, एंग्जाइटी सी होती है, फील होती है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, एक किशोर हमेशा उनको गुस्सा आता है, और वो क्या करते हैं, इतने मेच्योर नहीं हो पाते हैं ना, और लोगों को जल्दी से जज कर लेते हैं कि यार हाँ ये मेरे साथ ऐसा करेगा या मैं इसके साथ ऐसा करूँ तो ये ऐसा बुरा होगा अच्छा होगा, तो ये जल्दी से वो जज करने की कोशिश करते हैं, और इमोशनली थोड़े से वीक होते हैं कि यार, इसलिए तो क्या होता है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो इमोशनली सपोर्ट कर पाते हैं उनको, है ना, जो लोग उनको अच्छे से इमोशनली सपोर्ट कर पाते हैं उनके लिए, उनको ऐसा लगता है कि जीवन में वही यही है जो इंसान हमें समझ पाता है, यही जो इंसान है जो मेरे लिए बना है, या गर्ल्स एंड बॉयज कोई भी इंसान हो सकता है वो, या कोई हीरो मान सकते हो कि ऐसा हीरो जो मुझे समझता है मेरे जैसा ही वो है। जन हीरो वर्शिप, जैसे मैंने बताया, है ना, अब जब बच्चे होते तो एक आइडियल मान लेते कि यार ये ऐसा बंदा है, चाहे वो क्रिकेटर हो या कोई एक्टर हो, उसको मान लें कि यार ये इस जैसा मुझे बनना है, यानी कि चाहे वो कोई भी इंसान हो उसके जैसे आपको बनना है, जैसे कि सम लिविंग कैरेक्टर में बी सम हीरो ऑफ द स्क्रीन, मेंबर ऑफ द पीयर ग्रुप्स, यानी कि या तो आप कोई एक्टर देख सकते हो, जो एक्टर या हो गया आपका, या कोई प्लेयर हो गया, या कोई ऐसा इंसान जो आपको स्क्रीन पे दिखता है ना, उसको देखकर आप सोचते हो कि मुझे ऐसा बनना है ना, आप उसके जैसे, या कोई साथ वाला जो अच्छी, मतलब अच्छा खासा एक अच्छा इंसान हो, और जो लगता है कि आपको उसके जैसा बनना चाहिए, उसको इम्युलेटिंग करता है, उसको क्या करता है, उसको जनरली कॉपी करने की कोशिश करता है, उसका अनुकरण करता है, उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, उसका करेक्टर कैसा है ना, उसको वो कैसे एक हीरो जैसा लग रहा है तो उसको उसके जैसा बनने की कोशिश करता है। सेकंड, सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटिंग विथ वेज ऑफ टेकिंग और एंड एक्टिंग द पार्ट ऑफ शेयरिंग द सोशल पोजीशंस विथ पीयर्स, यानी कि चीजों को साथ साथ में सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास भी उसको देखने को मिलता है, क्योंकि अपने फैमिली के साथ इंटरेक्शन करता है, अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्शन करता है, और उसके साथ सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोसाइटी में कैसा कल्चर है। आप देखे होंगे कि अगर आप एक अच्छे कल्चर, क्योंकि कल्चर का काफी इम्पैक्ट पड़ता है, आप चाहे नॉर्थ ईस्ट के कल्चर में चले जाओ तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी यार, लोगों का जो सामाजिक विकास वो किस तरह से हुआ है। ओके,
यहाँ पर जो आज में क्या करते हैं, जब बच्चे होते हैं तो उसके बाद वो डिमांड करने लग जाते हैं कि भाई अब हम बड़े हो गए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें प्राइवेसी चाहिए। और वो साथ साथ में गाइडेंस भी चाहते हैं कि जो हमसे बड़े हैं, चाहे वो टीचर हो, हमारे फैमिली वाले हो या फिर कोई भी हो, वो हमें गाइड भी करे और हमें फ्रीडम भी दे। हमें हमें हमारी फ्रीडम जो भी हमें वो मिलनी चाहिए। ओके, इसके बाद आता है लास्ट, मोरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास, यानी कि जो उनका मोरल डेवलपमेंट कैसा रहता है, उनका मोरल सिस्टम कैसा रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। बीइंग केपेबल टू ऑफ एंड इंटरेस्टेड पार्टिसिपेटिंग द डेमोक्रेसी, वो चाहते हैं कि एक हमेशा से डेमोक्रेसी आए, लोकतंत्र रहे, कि भाई हर इंसान को जो भी है उनको भी बोलने का मौका मिले, वो भी अपना जो भी काम वो खुद करे, उनको फ्रीडम मिले, बट वांट टू मेक देयर ओन डिसीजन, वो साथ साथ में अपना डिसीजन भी, क्योंकि वो क्या करते हैं अपने फैमिली की जो बात तो मानते हैं, बट वो ये कहते हैं कि हमारा डिसीजन भी हमें कंसिडर करना है, हमें भी हमारा डिसीजन भी कंसिडर होना चाहिए। और लोगों को बहुत क्विकली, जैसे कि मैंने बताया था, वो जज करने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा ऐसा हो सकता है, बट एक और साथ साथ में जो धीरे धीरे वो सब समझदार होते हैं तो वो ये चीज़ भी समझते हैं कि यार हमने कहाँ गलती की और कहाँ सही किया है, हमने कहाँ अच्छा किया और कहाँ बुरा किया। तो ये था आपका जो लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक थे, चाहे अडोलोसेंट लर्नर हो या अडल्ट लर्नर हो, मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क ऑन द कमेंट बॉक्स, ना आप कमेंट बॉक्स में आप राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपना जो भी कमेंट है उसके बारे में बता दीजिए, आपके जो भी क्वेश्चन है, कुछ भी समझ में नहीं है। और प्लीज़ जो ये क्लास है ये उसको आप पूरा देखिए ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आए। और जो लास्ट क्लास आपने नहीं देखी तो उसको जाइए और उस क्लास को देखिए। एंड thanks for watching, and please subscribe, don't forget to subscribe this video, also like and share। और अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।